Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. First article is about climate change and ये आपके climatology वाले टॉपिक के लिए important है because यहाँ पे बात हो रही है changes in the atmospheric structure due to global warming और you can say greenhouse gas effect. तो ये एक स्टडी कंडक्ट हुआ है बाय दिस बॉडी नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेशन फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च. इसको आप कोट कर सकते हैं जब आप इस फाइंडिंग्स को एग्जाम में लिखेंगे उस टाइम. इससे क्या थोड़ी क्रेडिबिलिटी आएगी कि आपने इसको कहीं पे पढ़ा हुआ है, ऐसे ही खुद से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं. तो इस स्टडी में क्या फाउंड आउट हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसको मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि राइट नाउ द एवरेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 14.8 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो राइज इन टेम्परेचर है इसका हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा एंड ओवरऑल जो आपके क्लाइमेटोलॉजी वाले सिलेबस में जो जो चीज़ें मेंशन्ड है ऑलमोस्ट उन सब पे इसका इंपैक्ट होने वाला है. तो इसलिए ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो फाइंडिंग्स इसका देख लेते हैं. एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, इसके वजह से एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं एंड ये स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है. जो आपका सबसे लोएस्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्पेशली उसमें चेंजेस आ रहे हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर वाला डायग्राम है. ये है आपका ट्रोपोस्फियर एंड ये जो बाउंड्री है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉस. एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ट्रोपोपॉस है ये इसका हाइट अब थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है. एंड ऊपर जाने का रीज़न क्या है कि जो नीचे का आपका ट्रोपोस्फेरिक सेल है ये एक तरीके से एक्सपांड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रही हैं एंड द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द एयर इज इंक्रीजिंग. एंड ये जो ट्रोपोपॉस का हाइट और ऊपर जा रहा है इसका एक और सेकंड रीज़न ये है, अगर आपको पता होगा तो ये स्ट्रेटोस्फीयर पे ही आपका ओजोन लेयर होता है. तो 1980s 90s के टाइम ये फाइंड आउट हुआ था कि ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर है इस रीजन का स्ट्रेटोस्फीयर का वो डिक्रीज हो रहा है. एंड टेम्परेचर डिक्रीज होने वाले रीजन से भी स्ट्रेटोस्फीयर रिलेटिवली श्रिंक हो रहा था एंड एट द सेम टाइम ट्रोपोस्फीयर का हाइट बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो उस टाइम ये दो रीजन थे, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने की वजह से ओजोन डिप्लीटिंग वाला जो रीजन है ये ऑलमोस्ट अब नलिफाई हो जाता है. एंड अब द सोल रीजन ऑफ इंक्रीज इन ट्रोपोस्फेरिक हाइट इज ग्लोबल वार्मिंग. एंड ये सारे फैक्ट्स इस स्टडी से रिलेटेड है तो इसलिए आप इसको कोट कर सकते हो. एंड यहाँ पे एक एग्जैक्ट फैक्ट भी दिया गया है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर 50 to 60 मीटर्स से इंक्रीज हो रहा है ट्रोपोस्फियर का हाइट इन 1 डेकेड. एंड आउट ऑफ दोस 58-59 मीटर्स अराउंड 50 मीटर्स हाइट सिर्फ ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग की वजह से होता था. बाकी और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल वोल्केनिक इरप्शंस, ऑल्सो पीरियोडिक इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इवेंट्स लाइक एल नीनो. तो ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं. अगर इनको स्किप किया जाए तो आउट ऑफ दिस 58-59 मीटर्स ऑफ इंक्रीज इन ट्रोपोस्फेरिक हाइट अराउंड 50 मीटर्स इज ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग. सो ये फाइंडिंग्स है इस स्टडी का. एंड कौन से मेथड्स इन्होंने यूज किया है इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, एक है आपका वेदर बलून्स एंड दूसरा सैटेलाइट इमेजरी. एंड ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रोपोस्फियर पे ग्लोबल वार्मिंग का, इसी वजह से आपका हेडली सेल एक्सपांड हो रहा है. जो पहले था हेडली सेल और फेरल सेल की बाउंड्री, अब रिलेटिवली हेडलेस सेल एक्सपांड हो रहा है. एंड इसका भी इम्पैक्ट जितने भी ग्लोबल इवेंट्स हैं जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे डिपेंडेंट है इन सब पे पड़ने वाला है. कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन्स एंड ऑल्सो चेंजेस इन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये तो सिर्फ 3 चेंजेस मैंने बताया है. जितनी भी चीज़ें एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो सकती हैं इन सब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है. इवन ओशन सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड ओशन सर्कुलेशन किस पे डिपेंड करता है, आपका थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. इसलिए मैंने आपको बोला कि इसका इम्पैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने टॉपिक्स आपके क्लाइमेटोलॉजी वाले सिलेबस में मेंशन्ड है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं इस इम्पैक्ट के ऊपर. तो अगर क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं. ये आपका है शेल गैस के ऊपर. एंड ऑल्सो शेल गैस इज नोन एज टाइट ऑयल. एंड शेल गैस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो काफ़ी लेट फाउंड आउट हुआ है. एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अमेरिका में जो शेल गैस के रिजर्व फाउंड आउट हुए थे इन अराउंड 2013, इसके वजह से इतना चेंजेस आया अमेरिका में कि पहले अमेरिका क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, बट आफ्टर द सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस रिजर्व्स अब 2020 आते आते वो नेट एक्सपोर्टर हो चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये. एंड करंटली रशिया एंड यूएस लार्जर प्रोड्यूसर है शेल गैस के. फिलहाल सबसे ज़्यादा रिजर्व्स भी इन्हीं के पास है. तो अब देख लेते हैं कि शेल गैस और जो आपका कन्वेंशनल क्रूड ऑयल है ये दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं सपोज वो अंडरग्राउंड इस लेवल पे
आपको मिलते हैं क्रूड ऑयल के रिजर्व्स। तो शेल गैस के रिजर्व्स जनरली उससे डीपर होते हैं। सेकंड, इसके एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड, एक स्पेशल टेक्निक यूज़ किया जाता है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैकिंग। एंड ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है जिसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगते हैं। तो शेल गैस इन शॉर्ट आपका क्रूड ऑयल ही है, बस इसको थोड़ा एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। अच्छा, फोर्थ एक और चीज़, ये स्मॉल बैचेस में पाए जाते हैं। कन्वेंशनल क्रूड ऑयल जैसे बहुत बड़े रिजर्व्स एक ही जगह पे नहीं मिलते हैं, जनरली ये स्मॉल पॉकेट्स में पाए जाते हैं अलग अलग जगह पे। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इसका कमर्शियल वायबिलिटी डिपेंड होता है कि कितना बड़ा पॉकेट है वहाँ पे जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अगर वहाँ पे बहुत स्मॉल स्केल पे अवेलेबल है तो इतना इन्वेस्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट करना कोई सेंसिबल चीज़ नहीं है। अब इंडिया के डेवलपमेंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इंडिया में ONGC ने 2013 के आसपास शेल गैस रिजर्व्स फाइंड आउट करने के लिए एक सर्वे निकाला एंड सर्वे कंप्लीट होने के बाद अराउंड 24 पोटेंशियल साइट्स डिमार्केट हुए जहाँ पे शेल गैस के रिजर्व्स इंडिया में लोकेटेड हो सकते हैं। उसमें से कुछ लोकेशंस ये हैं आपके कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन। पर इसके बाद ONGC ने इसको ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं किया सर्वे को, क्योंकि उसके हिसाब से कमर्शियली वायबल क्वांटिटीज़ में अवेलेबल नहीं है शेल गैस। ऑल्सो बहुत सारे अदर इशूज़ भी रिलेटेड हैं शेल गैस से। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपका हो गया ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, प्लस ये जो फ्रैकिंग टेक्निक है उसके वजह से एक फ्रैक्चरिंग मेथड यूज़ होता है एंड उस फ्रैक्चरिंग मेथड की वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड ऑल्सो अदर एनवायरमेंटल चैलेंजेस लाइक वेस्टेज ऑफ वाटर, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड कुछ और फैक्टर्स। तो इन सब रीजंस की वजह से इंडियन PSUs इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, बट ऑफकोर्स इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल का क्या चल रहा है हाल इंडिया में। ऑल्सो यहाँ पे US का भी एक एग्जांपल देख सकते हैं आप कि इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया 6-7 साल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टाइट ऑयल और यू कैन से शेल गैस। इसको आप प्रिपेयर कर लो, एग्जाम में आ सकता है। एंड शेल गैस को आप इस डायग्राम में भी दिखा सकते हैं एग्जाम में बना के। यही मैं आपको बोल रहा था, जो कन्वेंशनल ऑयल है वो जनरली अपर लेवल्स पे मिलते हैं एंड कभी भी जो नेचुरल गैस होता है वो आपके ऑयल से भी ऊपर मिलता है। तो क्रोनोलॉजी अगर देखें तो कभी भी आपको पहले मिलता है नेचुरल गैस, उसके बाद ऑयल एंड उसके बाद टाइट ऑयल, दैट इज शेल गैस। एंड ये टाइट ऑयल आपका शेल गैस रिजर्व्स है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ केस स्टडी फॉर डिफॉरेस्टेशन टॉपिक्स। एंड डिफॉरेस्टेशन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 किस में भी आ सकता है। ऑफकोर्स ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो पेपर 1 में आने के चांसेस हैं। अभी इस आर्टिकल में क्या फाउंड आउट हुआ है कि जो ब्राजील में अमेजोन फॉरेस्ट है वो 22% से डिप्लीट हुआ है इस साल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। एंड ये पिछले 15 ईयर्स में अब तक का हाईएस्ट स्केल है डिफॉरेस्टेशन का। अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हेंस ये एक बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि ये बस ब्राजील का फॉरेस्ट नहीं है, ये ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज में फैला हुआ है एंड ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है एंड इसलिए ये इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कभी भी डिफॉरेस्टेशन का क्वेश्चन आता है तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को जरूर आपको मेंशन करना है एज अ केस स्टडी। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है और आंसर शीट में स्पेस है तो कभी भी इसको एज अ केस स्टडी लिखो कुछ पॉइंट्स के साथ। एंड ये डायग्राम दो आपको ये पूरा एरिया शेड करना है एंड आपको इस एरिया को बताना है कि दिस एरिया हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अब जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है तो इनको अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो एंड इन सारे लोकेशंस के 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख लो। तो यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन है इडुक्की डैम एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून से सदर्न इंडिया में फ्लड्स आने की वजह से ये लोकेशन न्यूज़ में है। एंड इडुक्की डैम और चेरुथुनी डैम दोनों सेम लोकेशन है क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे लोकेटेड है। नेक्स्ट लोकेशन है आपका बोध गया एंड महाबोधि टेम्पल। ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है एंड हेंस इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करना है। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं बिहार में लोकेटेड है बोध गया। नेक्स्ट लोकेशन तिरुपति टेम्पल एंड तिरुमला हिल्स। ये भी लोकेशन न्यूज़ में आंध्र प्रदेश में फ्लड की वजह से एंड यहाँ पे आपका लोकेशन है तिरुपति का एंड ऑल्सो तिरुमला हिल्स का क्योंकि तिरुपति इज लोकेटेड ऑन द तिरुमला हिल्स। नेक्स्ट लोकेशन है आपका मुंद्रा पोर्ट एंड यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड है आपका इन द नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। तो इसको भी अपने मैप में ऐड कर लो एंड 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख लो। तो आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।